गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने एंजाइम की क्रियाविधि के सिद्धांत क्रियाविधि पढ़ रहे थे, उसमें अपन ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा था। दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत है, किसने दिया और यह सिद्धांत क्या कहता है कि भाई एंजाइम जो क्रियाकारक से अभिकारक से किस प्रकार से क्रिया करता है उसकी बात करने वाले। देखिए कि भाई इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपके वैज्ञानिक हुए थे कोसलैंड। क्या नाम वैज्ञानिक का? कोसलैंड। और उन्होंने 1966 के अंदर 1966 के अंदर प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की सतह पे मिलने वाले, भाई किसने दिया पहली बात तो प्रेरित आसंजन सिद्धांत कोसलैंड ने 1966 के अंदर, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या कहता है और ताला चाबी सिद्धांत से किस प्रकार से लगे? तो ये सिद्धांत पहली बात ये कहता है कि जो एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं, कल लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि भाई एंजाइम के अंदर जो सक्रिय स्थल होते हैं, तो एंजाइम की सतह पर मिलने वाले एंजाइम की सतह पर मिलने वाले सक्रिय स्थल क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, लचीले नहीं होते, ठीक है। मतलब दृढ़ होते हैं, ये बात किसमें पड़ी थी? ताला चाबी सिद्धांत में। और ये सिद्धांत कहता है कि दृढ़ नहीं होते हैं। भी अपन ने क्या पढ़ा था कि ताला चाबी सिद्धांत पढ़ा कि ताले के अंदर डिजाइन बनी होती है, चाबी के अंदर डिजाइन बनी होती है। तो ताले के अंदर जो डिजाइन बनी है वो सक्रिय एंजाइम की क्या है? सक्रिय स्थल है, तो चाबी उसके अंदर चली जाती है। तो ये कह रहा है कि एंजाइम के अंदर जो सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जहाँ पे क्रियाकारक जुड़ता है, वो मजबूत नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? इसके अकॉर्डिंग लचीले होते हैं। अर्थात इन स्थलों पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब क्या हुआ कि इन स्थलों का आणविक विन्यास, इन स्थलों का आणविक विन्यास परिवर्तनशील या लचीला होता है। कभी जो स्थल होते हैं उनके आणविक स्थल क्या, आणविक विन्यास क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। मतलब कि जो क्रियाकारक होगा उसके अनुरूप ये बदल जाएगा। जैसा क्रियाकारक होगा उस हिसाब से एंजाइम के जो ये सक्रिय स्थल है वो बदल जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इन स्थलों का आणविक विन्यास परिवर्तनशील या लचीला होता है, मुलायम होता है। और देखिए इसके आगे इन्होंने क्या कहा कि भाई एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं वो क्रियाधार या अपन जिसे कहते हैं अभिकारक के अणु के आकार के अनुरूप नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही एंजाइम क्रियाधार के अणु के संपर्क में आते हैं, एंजाइम क्या हो जाते हैं? एंजाइम के सक्रिय स्थल उनके अनुरूप होकर उनके साथ संपर्क में आ जाते हैं। इनका कहने का मतलब क्या होता है? भाई अपन ने ताला चाबी सिद्धांत क्या पढ़ा था कि एंजाइम के सक्रिय स्थल फिक्स होते हैं और जो क्रियाकारक होते हैं उनके भी क्या होते हैं? उन सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं। ये क्या कह रहा है सिद्धांत कि पहली बात तो भाई एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, जैसे ताला चाबी सिद्धांत में आपने पढ़ा था। जैसे मान लीजिए अपने एंजाइम बनाए, तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल हो गए, तो ये दृढ़ नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे। ये क्या होते हैं? इनका जो असक्रिय स्थल होता है ये क्या होता है? क्रियाधार अणु के अनुरूप नहीं होते हैं कि भाई क्रियाधार अणु होगा इस प्रकार का कुछ, मान लीजिए, ठीक है। ये क्रियाधार हो गया और ये आपके एंजाइम हो गया, ठीक है। तो ये सक्रिय स्थल जो है ना वो इसके अनुरूप नहीं होंगे, अलग होंगे। लेकिन जैसे ही ये क्रियाधार इसके संपर्क में आएगा तो ये सक्रिय स्थल क्या हो जाएंगे? इसके अनुसार बदल जाएंगे, इसके अनुसार चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? जिसे बोलते हैं अपन ESC, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहें तो एंजाइम क्रियाधार आपके सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेंगे। और फिर ये आपके ES संकुल टूटेगा और इससे क्या हो जाएगा? आपके एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सिद्धांत में और ताला चाबी सिद्धांत में फ़र्क क्या है? बाकी प्रोप मेथड ये सेम है आगे का, यही चाहिए। उसमें क्या था कि एंजाइम के सक्रिय स्थल ताले के जैसे दृढ़ होते हैं और क्रियाधार होते हैं। वो फिक्स एक एंजाइम जो होता है वो आपके फिक्स क्रियाधार से क्रिया करता है और दोनों जुड़ जाते हैं और आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, लचीले होते हैं,
लेकिन ये अणु क्रियाधार अणु के समान नहीं होते। लेकिन जैसे क्रियाधार अणु एंजाइम के पास जाता है तो ये इस प्रकार से अनुरूपित हो जाते हैं, इस हिसाब से बदल जाते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़कर EAC कॉम्प्लेक्स बना सके, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर 2 समूह पाए जाते हैं। देखिए क्या बात करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए कि इस पर कौन कौन से 2 समूह पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए कि भाई सिद्धांत के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर 2 समूह पाए जाते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल पर 2 समूह पाए जाते हैं। कौन से 2 समूह पाए जाते हैं? एक अवलंबन समूह और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है उत्प्रेरक समूह। कि भाई अवलंबन समूह क्या कहता है, उत्प्रेरक समूह क्या कहता है, इसकी बात करते हैं कि ये क्रियाकारक को सक्रिय स्थल पर स्थिर करने का कार्य करता है। ये क्रियाकारक को सक्रिय स्थल पर स्थिर करने का कार्य करेगा। और उत्प्रेरक समूह क्या करेगा? क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करेगा। क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करते हैं। मतलब 2 समूह पाए जाते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थल पर। पहला है अवलंबन समूह। अवलंबन होता है मजबूती प्रदान करना, शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब ये क्या करेगा? क्रियाकारक जो एंजाइम से क्रिया कौन करता है? क्रियाकारक करता है। तो क्रियाकारक एंजाइम कौन से? सक्रिय स्थल से क्रिया करता है। तो सक्रिय स्थल पे क्या करता है? स्थिर करने का, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। और एक होता है उत्प्रेरक समूह जो सक्रिय स्थल पर आ जाती है। ये क्या करेगा? क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने का कार्य करेगा। तो ये एंजाइम की क्रियाविधि के सिद्धांत हो गए। अब बात करते हैं एंजाइम के गुण कि भाई एंजाइम के क्या गुण होते हैं उनकी बात करेंगे, फिर एंजाइम का वर्गीकरण और फिर एंजाइम को क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद ये आपके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम के गुण कि भाई एंजाइम के क्या क्या गुण उसकी बात करते हैं। देखिए एंजाइम गुणों की बात करते हैं। देखिए पहला है विशिष्टता कि भाई एंजाइम के गुण क्या है उनकी बात करते हैं। देखिए विशिष्टता क्या है? देखिए कि भाई एंजाइम विभिन्न क्रियाओं को पूर्व निर्धारित रूप में संपन्न करते हैं। मतलब क्या हुआ कि केवल एक विशिष्ट एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या हुआ? केवल एक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। मतलब विशिष्टता मतलब होता है, विशिष्टता मतलब जैसे अपने सिंपल से एग्जांपल, आप अपनी आँखों का काम है देखना, ये इसकी विशिष्टता है। ये कार्य करती है, कान का काम सुनना, वो इसका विशिष्ट कार्य है। उसी प्रकार जो एंजाइम होते हैं वो एक एंजाइम सिर्फ एक अभिक्रिया को ही नियंत्रित करेगा। जैसे प्रोटीएज का कार्य है प्रोटीन को तोड़ना, वो यही काम करेगा बस। तो केवल एक एंजाइम जो होता है किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट का मतलब हो गया पर्टिकुलर एक अभिक्रिया को ही नियंत्रित, मतलब अभिक्रिया हो रही है तो वो एंजाइम है तो अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी, जल्दी होगी। वो एंजाइम नहीं है तो अभिक्रिया उत्प्रेरित नहीं होगी। ठीक है। इसके अगर बात करें विशिष्टता है, इसको 2 प्रकार की विशिष्टता पाई जाती है इसमें। ठीक है कि भाई जो आपकी विशिष्टता पाई जाती है इसको विशिष्ट रूप से निम्न 2 प्रकार होते हैं। पहला है इसका आपके 1 नंबर लगा के रखते हैं, पूर्ण विशिष्टता। कि जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट
अभिक्रिया को ही प्रेरित करता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, पूर्ण विशिष्टता या निरपेक्ष विशिष्टता कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता हो, सिर्फ एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया, सेम ऊपर वाली बात, एक एंजाइम एक विशिष्ट का मतलब होगा पर्टिकुलर कह सकते हैं या मुख्य अभिक्रिया कह सकते हैं, एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, इस गुण को क्या कहेंगे, पूर्ण विशिष्टता या इसे कहेंगे अपन निरपेक्ष विशिष्टता। क्या कहेंगे, पूर्ण विशिष्टता या निरपेक्ष विशिष्टता कहा जाता है किसको, जब एक एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही क्या करे, उत्प्रेरित करे या उस अभिक्रिया को करे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देख लिए कि जैसे यूरिएज एंजाइम क्या करता है, यूरिया का ही जल अपघटन करता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया कि यूरिएज एंजाइम ये क्या कार्य करता है, सिर्फ यूरिया का जल अपघटन करता है, ये इसका विशिष्ट गुण है, बस यूरिएज एंजाइम ही यूरिया का जल अपघटन करेगा और कोई दूसरा नहीं कर सकता, यूरिया का ही जल अपघटन। कि यूरिया का ही क्या करेगा, जल अपघटन करेगा, उसे क्या कहेंगे, यूरिएज एंजाइम। तो ये इसकी पूर्ण विशेषता है। तो ये एंजाइम एक पर्टिकुलर अभिक्रिया को क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। दूसरी विशिष्टता आती है, उसे बोलते हैं समूह विशिष्टता, इसकी बात करते हैं, ठीक है। कि अपन जो है इसकी 4 विशिष्टताएं पढ़ेंगे मुख्य रूप से। तो पहला हो गया, दूसरी विशिष्टता की बात करते हैं। देखिए दूसरी विशिष्टता समूह विशिष्टता क्या, देखिए कि जब कोई एंजाइम किसी आधारित पदार्थ के समूह पर क्रिया करे, किस पे, कि जो क्रिया करे उसके समूह पे क्रिया करे जो संरचनात्मक दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं, समूह विशिष्टता। कि भाई क्या हो कि किसी एक एंजाइम आधारित पदार्थ के समूह पर, आधारी के क्रियाधार के बाद है, आधारित पदार्थ के समूह पर आधारित पदार्थ के समूह पर क्रिया करे, ठीक है, जो क्या हो संरचनात्मक रूप से क्या हो एक दूसरे से क्या हो जुड़े हो। मतलब उनमें कोई ऐसा विशिष्ट पॉइंट होता है, जो समूह होता है उसमें कि कुछ ना कुछ पॉइंट होता है जिनकी वजह से वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे हेक्सोकाइनेज है, वो उसका जैसे एक एंजाइम आता है, एग्जाम्पल बात करते हैं समूह की विशेषता की, हेक्सोकाइनेज। आपने ये हेक्सोकाइनेज आप जब अपन पढ़ेंगे, चैप्टर है आपके श्वसन वाला, रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें इसके बारे में बात करेंगे तब आपको चीज़ समझ में आएगी। तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम क्या कार्य करता है कि 6 कार्बन वाली जितनी भी आपके अणु हैं उन पे क्रिया करता है, चाहे वो ग्लूकोज 6 कार्बन का कोई भी हो, 6 कार्बन की जिसमें कार्बन संख्या 6 है उस शर्करा पे ये उसको तोड़ने का कार्य इसका है, हेक्सोकाइनेज का है। तो ये इसमें क्या समझ गए, 6 कार्बन वाली शर्करा पर कार्य करता है। तो ये समूह हो गया। अब 6 कार्बन वाली शर्करा कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो उस पर कार्य करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, समूह विशिष्टता कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, बंध विशिष्टता। देखिए विशिष्टता तीसरी कौन सी है, बंध विशिष्टता। देखिए कि जब एंजाइम एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध को पहचान कर, ठीक है, उस पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं, इसे कहते हैं बंध विशिष्टता। जैसे मान लीजिए कोई एंजाइम है, वो मान लीजिए कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ता है, या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, या वो आपके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये इसकी क्या है, बंध विशिष्टता। तो मतलब जब कोई एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक बंध को तोड़ता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बंध विशिष्टता कहा जाता है।
और फोर्थ नंबर पे आती है आपके विशिष्टता में त्रिवियम विशिष्टता। देखिए क्या है त्रिवियम विशिष्टता। कि त्रिवियम विशिष्टता के जब एंजाइम आधारित अणु के विशेष समावयवी रूप पर ही क्रियाशील हो। ठीक है, वे समावयवी रूप होते हैं ना, जिनमें अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन रचनात्मक सूत्र चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं समावयवी। आप है ना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे समावयवी। आपने 10th में पढ़ा होगा समावयवी सूत्र, आपके कार्बन वाला चैप्टर था उसके अंदर, कि जिनका अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन रचना सूत्र चेंज होता है, उसे बोलते हैं समावयवी। ठीक है, तो समावयवी पर जो होते हैं, इन पे जो एंजाइम क्रियाशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिवियम विशिष्टता कहा जाता है। तो विशिष्टता पहला पॉइंट आपके एंजाइम का जो गुण है कि एक एंजाइम जो होता है विशिष्ट अभिक्रिया को ही नियंत्रित करता है, उसके 4 भाग पढ़ लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके ताप संवेदनशीलता। ताप संवेदनशीलता क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि एंजाइम तरल माध्यम में, कि एंजाइम जो तरल माध्यम होता है, बैठने का गुण तरलों का होता है, तरल माध्यम जो होता है इसमें 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात उच्च ताप पर क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब ये टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इस टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो एंजाइम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या है कि 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर क्या है इनके अनुकूलित है। हो यहाँ तक जो तापक्रम में सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। और एंजाइम के लिए अनुकूलतम जो तापमान है कि भी ये तो उपयुक्त ही है, यहाँ तक टेम्परेचर पर क्या है एंजाइम काम कर सकता है। लेकिन सबसे अनुकूलतम तापमान की बात करें, ठीक है, जिसमें एंजाइम ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो तापमान है, इस पे एंजाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। लेकिन कुछ बीजों में, कुछ बीजाणुओं में एंजाइम लगभग जो है कि कुछ बीजों के अंदर देखा गया है, ठीक है, और कुछ बीजाणुओं के अंदर ऐसी संरचनाएं बनती है। देखिए बीज तो अपन जैसे गेहूँ के बीज, मूंग के बीज, ये बीज होते हैं। बीजाणु में क्या होते हैं, जो अपन पढ़ेंगे कवक है, इनके अंदर क्या होते हैं पर्टिकुलर इनमें जनन करने वाले संरचना। ठीक है, के अंदर एक संरचना पाई जाती है, जिन्हें कुछ ऐसे कण बनों संरचनाएं बनती हैं, उन्हें कहा जाता है बीजाणु। जैसे कोनिडियो बीजाणु, ऊस्पोर, ऐसे कुछ बीजाणु बनते हैं जो उनके कवक की नई जनरेशन बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है बीजाणु, है ना। तो बीज और बीजाणु में ऐसा देखा गया कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी क्या रहते हैं, कुछ एंजाइम बीजों में सक्रिय रहते हैं। तो मुख्य रूप से टेम्परेचर पूछा जाए तो अनुकूलतम तापमान कितना है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होने पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, रोग क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। और अनुकूलतम तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर अभिक्रिया की अनुकूलतम तापमान कितना है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनमें मान लीजिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूलतम तापमान में, कि भाई अनुकूलतम तापमान जो है इससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कि 25 से 35 टेम्परेचर 35 डिग्री हुआ तो ये अनुकूलतम तापमान है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने अभिक्रिया की दर जो है जितनी स्पीड से उससे 2 से 3 गुना फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एंजाइम के किसका गुण है, ताप संवेदनशीलता का गुण है। अगला पढ़ते हैं क्रिया की उत्क्रमणीयता क्या। देखिए क्रिया की उत्क्रमणीयता, ये देखिए क्या है कि एंजाइम के द्वारा होने वाली क्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में त्वरित होती है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, कि जब अभिक्रिया मान लीजिए A+B है और ये C+D बना, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन अनुत्क्रमणीय। जबकि इसी अभिक्रिया को अपन इस फॉर्म में लिख दें हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो एंजाइम जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को निर्देशित करते हैं जो दोनों दिशाओं में चलती है, उसे क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीयता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए वो आता है उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण देखिए क्या होता है उत्प्रेरक गुण, कि एंजाइम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कि भाई एंजाइम जो है अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में
उपस्थित होकर अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दर का मतलब यहाँ पे है कि कोई अभिक्रिया मान लीजिए उस अभिक्रिया होने में 5 मिनट आधा घंटा लग रहा है, 30 मिनट लग रहे हैं, और जैसे एंजाइम डाल देंगे सूक्ष्म मात्रा में तो अभिक्रिया 15 मिनट में होगी। तो अभिक्रिया की क्या हो गई, दर बढ़ा दी। कि दर का मतलब है कितने समय में वो कितनी अभिक्रिया हो रही है, उसे कहा जाता दर। जितनी जल्दी होगी, समय जितना कम लगेगा, उस अभिक्रिया की दर उतनी ज़्यादा होती है। और एंजाइम का एक अणु प्रति मिनट क्रियाकारक के 5 लाख अणुओं पर क्रिया कर सकता है। कि भाई एंजाइम का जो एक अणु है उसकी कैपेसिटी क्या है कि भाई एक अणु जो होता है वो आपके प्रति मिनट 1 मिनट के अंदर कितने आपके क्रियाकारक पर काम कर सकता है, क्रियाकारक के 5 लाख अणुओं पे कार्य कर सकता है। 5 लाख अणुओं पर क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। और इस मान को क्या कहा जाता है, एंजाइम का टर्नओवर संख्या कहा जाता है। एंजाइम की टर्नओवर संख्या। टर्नओवर का मतलब हो गया कि एक एंजाइम का अणु है वो 1 मिनट के अंदर कितने क्रियाकारक पे काम करता है, उसकी टर्नओवर। तो इस एंजाइम का टर्नओवर कितना हो गया, 5 लाख अणुओं पे क्रिया कर सकता है, तो इसका टर्नओवर हो गया। कि भाई एक अणु है वो 1 मिनट के अंदर कितने अणुओं पे क्रिया कर सकता है क्रियाकारक के, उसे क्या कहा जाता है, टर्नओवर संख्या कहा जाता है। टर्नओवर संख्या कितनी होगी, 5 लाख। इसके बाद बात करते हैं आपके कोलाइडी गुण। देखिए नेक्स्ट है कोलाइडी गुण। कि एंजाइम के अणु कोलाइडी स्वरूप के होते हैं। कोलाइडी स्वरूप होने के कारण एंजाइम अणु का सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। क्या होता है इनका, एंजाइम अणु का सतह क्षेत्रफल अधिक। ठीक है, और जिस पर अनेक सक्रिय स्थल होते हैं। सतह क्षेत्रफल मतलब मान लीजिए कोई एंजाइम है, एक तो छोटा सा इसकी क्षेत्रफल कम है, अब मान लीजिए एंजाइम इतना बड़ा है, अब इसकी सतह क्षेत्रफल है, तो सतह क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सक्रिय स्थल भी अधिक होंगे, और सक्रिय स्थल अधिक होंगे तो एंजाइम की मात्रात्मक क्षमता अधिक होगी। कि यहाँ पे सक्रिय स्थल हो गया, यहाँ पे भी सक्रिय स्थल हो गया, तो अधिक आपके क्रियाकारक जुड़ पाएंगे, तो उनकी क्या होगी, मात्रात्मक क्षमता क्या हो जाती है, अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इसके आगे एंजाइम इष्टता क्या। देखिए नेक्स्ट है आपके एंजाइम इष्टता। देखिए एंजाइम अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता विशेष अवस्था में दर्शाते हैं। कि भाई एंजाइम कौन सी अवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है, एंजाइम इष्टता कहा जाता है। ठीक है, तो एंजाइम इष्टता है वो आपके सबसे एंजाइम एक विशिष्ट पीएच मतलब पीएच मान, जैसे आप 10th में पढ़ चुके हैं, ये इसके मान होता है 4 से 8 के मध्य। इस पीएच के मध्य एंजाइम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, क्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिया करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, एंजाइम इष्टता कहा जाता है। पीएच का मतलब आपको जानते हो, पीएच जो होती है पीएच स्केल, इसमें 1 से जो 7 है और 7 से 14 ये मान रखा गया। 1 से 7 मतलब ये अम्लीय गुण को दर्शाता है, और 7 से 14 मतलब क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो 4 से 8 का मतलब क्या हो गया, अम्लीय, और 1 से 7 की वजह से बढ़ेंगे तो अम्लीयता का गुण कम होगा और क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, और मान लो इस तरफ जाएंगे तो अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। मान लीजिए कोई पदार्थ है, एक कोई पदार्थ है, इसके पीएच का मान 2 है, ठीक है, और एक पदार्थ बी है, उसके पीएच का मान 4। अब आपसे पूछे कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है, जिसके पीएच का मान कम वो अम्लीय ज़्यादा। ठीक है, ये सामान्य बात होगी, आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में छोटी क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके उभयधर्मी क्या। देखिए उभयधर्मी, देखिए कि एंजाइम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाकारकों से क्रिया कर सकते हैं। कि जब कोई पदार्थ अम्लीय तथा क्षारीय
अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रिया कारकों से, दोनों प्रकार के क्रिया कारकों से क्रिया करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? उभयधर्मी। कि जो अम्लीय माध्यम में अम्लीय क्रिया कारक से भी क्रिया कर ले, क्षारीय से भी क्रिया कर ले, उसे क्या कहा जाता है? उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभय मतलब तो दोनों स्वभाव प्रदर्शित करने वाला। तो ये प्रोटीन क्या है? ये किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। कि प्रोटीन क्या होती है? उभयधर्मी प्रकृति की होती है, और सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है क्या आगे? एंजाइम निरोधन क्या? देखिए, कि भाई एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रासायनिक पदार्थ कम कर देते हैं। कि भाई एंजाइम को करेगा, उसमें कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ होगा, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? सद्मनता कहा जाता है, निरोधन कहा जाता है। कि भाई एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे? एंजाइम निरोधक कहलाएंगे। ठीक है। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? संदमक निरोधक कहा जाता है। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और एंजाइम बिना साम्यावस्था को प्रभावित किए अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम निरोधन क्या होगा? कि जब एंजाइम किसी अभिक्रिया को कर और कोई रासायनिक पदार्थ डाल दिया जाए और अभिक्रिया रुक जाए, उसकी अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित हो, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? आपके एंजाइम क्रियाशीलता, ठीक है, एंजाइम निरोधन कहा जाता है। देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि एंजाइम निरोधन क्या होता है? कि एंजाइम की क्रियाशीलता को दूसरे रासायन पदार्थ कम कर देते हैं। इस गुण को संदमनता कहते हैं। कि कोई भी एंजाइम है, उसकी क्रियाशीलता रासायनिक पदार्थ डालने से कम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? संदमनता कहा जाता है। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? संदमक कहा जाता है। संदमक, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करे? कम करे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके एंजाइम के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास या 2 क्लास का लास्ट चैप्टर और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।